हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। और यह जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, यह जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही अगर आप पेरेंट हैं तो आपके लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ताकि आप अपने बच्चे को बता सके कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था और इसकी स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य थे और वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसे लाइक करें, शेयर करें और इससे संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए PDF के रूप में, फाइल के रूप में, तो आप इसे इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो वर्तमान घटना है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका जो 18वां शिखर सम्मेलन है वह 25-26 अक्टूबर 2019 को अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुआ था। और इस शिखर सम्मेलन में हमारे जो रूप राष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू ने भाग लिया था। और वैसे तो इसमें प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, लेकिन इस बार इस शिखर सम्मेलन में हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व है उसे हमारे उपराष्ट्रपति जी ने किया था। और यह पहला मौका नहीं है जब किसी उपराष्ट्रपति ने इसका नेतृत्व किया है। तो इससे पहले 2016 में भी उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो अब जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा कैसे हुई और इसके पीछे क्या उद्देश्य थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो विश्व था वह दो गुटों में विभाजित था। पहला गुट था साम्यवादी, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ जो वर्तमान का रूस, और पूंजीवादी जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। तो यह विश्व था इन दोनों गुटों में, साम्यवादी और पूंजीवादी में बटा हुआ था। और ये दोनों गुट एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए सामाजिक प्रणालियां और सैन्य गुट तैयार कर रहे थे। और इसी समय क्या है, जो वैश्विक पृष्ठभूमि में जो बहुत सारे देश भी थे वह स्वतंत्र हो रहे थे, उपनिवेशवाद से बाहर निकल रहे थे, और इसमें भारत भी शामिल था। तो इन देशों ने, है ना, तो स्वयं को जो दो गुट थे, एक साम्यवादी था एक पूंजीवादी था, उसमें किसी में भी शामिल न हो करके एक अलग समूह गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की ओर बढ़े। और इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना के उद्देश्य थे वह इन उपनिवेशों से निकल रहे देशों की हितों की रक्षा करना था। तो इसकी जो अवधारणा है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो अवधारणा है, वह 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में आयोजित एशिया अफ्रीका में संपन्न हुई थी। तो इसकी जो अवधारणा है, वह बांडुंग में आयोजित एशिया अफ्रीका में जो सम्मेलन आयोजित हुआ था 1955 में, वहां आई थी। और यह जो अवधारणा है उसके पीछे जो संस्थापक देश कह सकते हैं, तो उसमें भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना और युगोस्लाविया के प्रमुख थे। और इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वह बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। और इसी सम्मेलन में जो है भारत है, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना, युगोस्लाविया के जो प्रमुख तो थे ही, साथ ही इसके साथ 25 विकासशील देश के नेताओं द्वारा, है ना, यह औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। तो अब देखते हैं इस आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन थे, नेम थे, तो इसके उद्देश्य क्या थे। तो इसके पहले उद्देश्यों में शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना था,
तो जैसे कि जो सोवियत संघ थे और पूंजीवाद थे, उन दोनों के मध्य एक धमनियों में लड़े जाने वाला युद्ध था, यानी कि भय था, जिसे भयादोहन कह सकते हैं, डिटरेंट पॉलिसी कह सकते हैं। तो ऐसे दोनों अमेरिका थे, परमाणु संबंध थे, जो सोवियत संघ थे वो भी परमाणु संपन्न थे। तो उन दोनों को भय था कि ये उन पे हमला कर देंगे, ये उन पर परमाणु को हमला कर देंगे। तो इस प्रकार से यह जो युद्ध था किसी बैटल ग्राउंड में ना होकर के कागजों में लड़ा गया था और धमनियों में लड़ा गया था, इसलिए इसे शीत युद्ध कहते हैं। तो फिर का जो उद्देश्य था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, तो वह था शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना था, यानी कि किस देशों को किसी भी संगठन में शामिल नहीं होना था। और फिर है स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना और सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी, यानी कि जो साम्यवाद थे और पूंजीवाद थे कि जो इनके जो सैन्य गठबंधन थे, जैसे कि नाटो था उस समय पूंजीवाद का, है ना, तो उसमें किसी में भी शामिल नहीं होना। फिर है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, जैसे कि इस समय जो बहुत सारे देश थे वह साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद से बाहर निकल रहे थे और उन्होंने इसका विरोध भी कर रहे थे, और इसका विरोध करने के लिए यह कूटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था। और रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की निरंतरता, तो जो उपनिवेशवाद के समय जो भी ये रंग भेद की नीति बहुत ही विकराल थी, काले गोरे का भेद, है ना, तो इस प्रकार से तो जो नीति जो थी साम्राज्यवाद देशों की, उपनिवेशवाद देशों की, उनके विरुद्ध संघर्ष में निरंतरता है, यानी कि उनको समाप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना। और फिर है मानवाधिकारों की रक्षा करना, तो जो उपनिवेशवाद जो देश थे, है ना, उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना, और साथ ही ये जो देश थे उपनिवेशवाद से निकल रहे थे उनकी जो मानवाधिकारों की रक्षा करना था, उसके हितों की रक्षा करना था। तो क्या जो उपनिवेशवाद उस समय जो उपनिवेशवाद देश थे, जैसे जो ब्रिटेन थे, है ना, भारत में खुद शोषण किया, यहाँ के जो श्रमिक थे उनको भर भर के जहाज में सामान की तरह ठूस के जहाज़ों में भर कर ले आया करता था, और उन्हें दूसरे जो द्वीपी देश थे जैसे सूरीनाम है, गुयाना है, त्रिनिदाद है, वहाँ उन लोगों को ले जाया करता था, और उनसे किसी प्रकार का मानवीय व्यवहार नहीं किया जा रहा था। तो इसलिए इसके जो उद्देश्य थे वह मानवाधिकार की रक्षा है। तो फिर, है ना, तो इसके जो उद्देश्य इस प्रकार थे, तो जैसे शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी बनाना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, और रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की निरंतरता, और मानवाधिकारों की रक्षा करना। अब देखते हैं तो 1969 का हवाना घोषणा पत्र भी इससे संबंधित है। तो इसमें क्या है, इस घोषणा पत्र में क्या है, तो फिर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नवोपनिवेशवाद, नस्लवाद और विदेशी अधीनता के सभी रूपों के खिलाफ उनके संघर्षों में गुटनिरपेक्ष देशों की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह जो घोषणा पत्र था। और जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अगर संख्या के मामले में अगर देखें, तो जो आज की जो संयुक्त राष्ट्र है जिसके सदस्य 193 हैं, उसके बाद यह विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मंच है, यानी कि इसमें 120 से अधिक देश शामिल हैं। साथ ही इसमें 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इसके पर्यवेक्षक हैं। तो अब ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री है, ये घाना के राष्ट्रपति है, तो इस प्रकार से ये, और जो इंडोनेशिया के थे, मिस्र के थे राष्ट्रपति हैं। तो ये इस प्रकार से ये इन्हीं के द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्थापना किया गया था। तो अब हम देखते हैं कि इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है। तो फिर वैसे तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, इसका मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान नवीन जो स्वतंत्र देश थे हितों की रक्षा करना था। इसलिए सोवियत संघ के विघटन के बाद जो देश थे
उनका जो आकर्षण था इसके प्रति कम भी हो गया है। और जैसे कि जो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो उद्देश्य था वह देशों की हितों की रक्षा करना था, लेकिन भूलवश केवल इसे शीत युद्ध के साथ जोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी, जो विश्व उस समय दो गुटों में बटा था, साम्यवादी पूंजीवादी में, तो उसकी पृष्ठभूमि में यह स्थापना हुई थी। लेकिन अगर हम आज की जो वैश्विक परिदृश्य है, जैसे कि चाइना अमेरिका का युद्ध, मतलब चाइना अमेरिका का जो प्रॉक्सी वार कहे जा सकते हैं, है ना, तो इस प्रकार से तो इन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों में, है ना, तो इसकी जो प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, क्योंकि जो राजनीतिक स्थिति वही रहती है, सिर्फ मुद्दे बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार से सैद्धांतिक रूप से हम कह सकते हैं कि यह कूटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसकी जो प्रासंगिकता है अप्रासंगिक प्रतीत होता है, लेकिन कुछ मुद्दों में, अगर इसमें कुछ मुद्दों में जैसे कि जलवायु परिवर्तन को लेकर विभिन्न देशों के मध्य विवाद है, विश्व में गुटबाजी की वजह से कई क्षेत्रों में संघर्ष है, जैसे कि अभी अफगानिस्तान में है, तालिबान और अमेरिका के मध्य समझौता से संबंधित। फिर शरणार्थी समस्या है, जैसे रोहिंग्या मुसलमान था जो भारत के पूर्वोत्तर देश में है ना, जो रोहिंग्या मध्य पूर्व के देशों में। फिर जैसे एशिया प्रधान क्षेत्रों में जैसे शक्ति संतुलन हेतु टकराव की स्थिति थी, चाहे चीन का दक्षिण सागर में कब्जे को लेकर विवाद था। फिर जो आतंकवाद का मुद्दा है, न्यूजीलैंड के मस्जिद में हमला हुआ, श्रीलंका में हुआ आतंकवादी हमला, तो इस प्रकार से। और नव साम्राज्यवाद के तहत राजनीतिक कूटनीति है और डेथ ट्रैप की पॉलिसी है, जैसी राजनीति जैसे चीन अपनाता है। वह चीन क्या करता है, जो चीन है छोटा छोटा देश है, जैसे मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, वहाँ ऋण देता है सस्ते ब्याजों पर, सस्ते ब्याज में, लेकिन जब वह पटाने में असक्षम हो जाता है तो फिर वहाँ की जो क्षेत्र है, वहाँ की जो कंपनी है, वहाँ पे अपना शेयर ले लेता है, फिर वहाँ अपने सैनिक भेजता है, वहाँ अपने नागरिकों को वहाँ भेजता है। तो यही है जो रिंजॉल पॉलिसी। तो इसे चीन बखूबी इस समय अपना रहा है देशों को अपने कब्जे में करने के लिए। और इसका ताज़ा उदाहरण है श्रीलंका का जो बंदरगाह है उसे 100 साल के लिए लीज पर लेना। फिर है साइबर हमले और अंतरिक्ष के प्रयोग की अंधाधुंध प्रतिस्पर्धा अभी भी चल रही है। तो इस प्रकार से यह जो मुद्दे थे इसमें यह आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। और ये तो होगी वैश्विक परिदृश्य में, जलवायु के संबंध में, आतंकवाद के संबंध में, शरणार्थी के संबंध में, और जो चीन की ऋण डेप्थ पॉलिसी है उसकी दक्षिण चीन सागर में कब्जे को लेकर चर्चा है। तो अब भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रसंग में देखते हैं, संदर्भ में देखें तो फिर तो भारत जो इसकी स्थापना के बाद से वर्तमान तक इसके सिद्धांतों पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता रहा है। और इसकी स्थापना से लेकर वर्ष जो 2016 तक भारत का जो प्रधानमंत्री ही इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता रहा, लेकिन वर्ष 1969 में जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री होने के कारण चौधरी चरण सिंह इस सम्मेलन में नहीं जा सके थे। और हाल के वर्षों में अगर देखें तो जो भारत की इस आंदोलन के प्रति रुचि कम हुई है, और उसके से निम्न कारण है, जैसे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक मत उद्देश्य का अभाव दिख रहा था, जिसमें शामिल देश आपस में ही गुटबंदी कर रहे थे, कर भी रहे हैं अभी भी, जैसे भारत भी कर रहा है, क्वाड है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के साथ मिलकर। और फिर है गुटनिरपेक्ष की राजनीति करने वाले लोग क्षेत्रीय गुटों का गठन कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के गुट भी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए, SCO है, सार्क है, आसियान है, इस प्रकार से। और फिर यूरोपीय यूनियन जैसे कि जहां आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं के फलस्वरूप एकीकृत हो रहा है, वहीं दक्षिण एशिया में आसियान है, सार्क जैसे गुट सक्रिय भी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत और गुटनिरपेक्षता के आंदोलन में देखें तो भारत की इन्हीं सभी परिस्थितियों के कारण इसकी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ओर झुकाव कम हुआ है। तो अब क्या करना चाहिए आगे इस आंदोलन की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए? तो फिर गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन थी इसकी जो स्थापना के समय की भांति
वर्तमान में भी अपने उद्देश्यों में एकरूपता लानी होगी। जैसे उस समय किया गया था कि देशों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना, तो इस प्रकार से जैसे चीन अभी कर रहा है, नेपाल को अपने कब्जे में कर रहा है। इससे पहले मालदीव को भी किया था, लेकिन अभी वर्तमान में जो भारत समर्थक सरकार है, तो उस वजह से अभी पक्ष है जो भारत के पक्ष में है, संतुलन जो है। तो और इसके अतिरिक्त से क्षेत्रीय गुटबंदी है, उसकी राजनीति को भी रोकना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना क्यों किया गया था और इसकी स्थापना के पीछे इसके क्या उद्देश्य थे और इसकी प्रासंगिकता वर्तमान में क्या है और भारत के साथ इसके संबंधों में परिवर्तन होने के क्या कारण थे। तो थैंक यू। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और लाइक करें, शेयर करें। और इस जो गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।